हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है हमारी 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सीरीज लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, आपको पता है हमने जो पहला चैप्टर है हमारे पॉलिटिकल साइंस का वो हमने लिया हुआ है, हमने T2 ऑलरेडी कवर किया है। और अब हम जो चैप्टर फर्स्ट है उसको लिया और हम चैप्टर फर्स्ट की हमारी चौथी जो फोर्थ वीडियो है। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा कि किस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके क्या क्या फ़ीचर हैं, की फ़ीचर हैं। तो आज हम इसका जो थर्ड की फ़ीचर है वो हम रीड करेंगे, वो हम स्टडी करेंगे। जो थर्ड फीचर है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो की फ़ीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। यानी पावर जो है, जो पावर जो ग्रांट किए हैं गवर्नमेंट को, वो किस तरह सेपरेट किए हैं, ठीक है ना। किस तरह सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह हुई है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके तीन आर्गन हैं, यानी हमारी जो सरकार है उसके तीन आर्गन हैं, तीन बाजू हैं। फॉर एग्जांपल ये सरकार है तो इसके तीन बाजू हैं। कितने बाजू हैं? तीन बाजू हैं। एक बाजू का जो नाम है वो है लेजिस्लेचर, दूसरे का नाम है जुडिशरी और तीसरे का नाम है एग्जेक्यूटिव, ठीक है ना। अब इन तीनों जो बाजू हैं, तीनों इनके जो आर्गन हैं, तीनों हिस्से हैं, उनके अलग अलग काम हैं। एक का काम बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरे का काम बिल्कुल डिफरेंट है और तीसरे का काम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। ये तीनों जो आर्गन है गवर्नमेंट के, अगर ये गवर्नमेंट है तो ये तीनों जो आर्गन हैं इनके इनके अलग अलग काम हैं। जो हमारी लेजिस्लेचर है उस जिसको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, जो एमएलए होते हैं। फिर जब वो सेंट्रल लेवल की अगर बात करें, जो हमारे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है कि ये जो होते हैं इनको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इनका काम होता है लेजिस्लेचर बनाना, यानी लॉ बनाना, कानून बनाना, ठीक है। जो कानून हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक कानून है कि कोई भी बंदा जो है वो रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलाएगा रोड के ऊपर, या कोई भी बंदा जो रॉन्ग पार्किंग नहीं करेगा गाड़ी की। ये एक कानून है, ये एक लॉ बना है। यह एक लॉ है कि कोई भी बंदा किसी दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकता, उसकी प्रॉपर्टी में वो जाकर वो खेती नहीं कर सकता। ये भी एक लॉ है, ये भी एक कानून है। तो ये कानून कौन बनाता है? ये कानून बनाने वाले हमारे लेजिस्लेचर हैं, जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना सिर्फ, ठीक है ना। ये कानून बनाकर दे देते हैं। उसके बाद ये कानून जब आता है एग्जेक्यूटिव के हाथ में, तो एग्जेक्यूटिव का काम होता है इस कानून को इम्प्लीमेंट करना, यानी सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर, जो हमारी कंट्री है, मुल्क है, इसके अंदर इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है। जिस तरह हमारे पास पुलिस होती है, अगर कोई भी बंदा कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, तो एग्जेक्यूटिव जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी और वो वहाँ पर उसको सजा देगी। ये है हमारा एग्जेक्यूटिव का काम। अब जो जुडिशरी है, जो जिसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड इस किताब का, उसमें हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी क्या होती है। फ़िलहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ जुडिशरी होती है। जुडिशरी एक सिस्टम जो कोर्ट का है। कोई भी बंदा अगर मिस यूज़ ऑफ पावर करता है, जो उनको पावर हमने ग्रांट किए हैं, तो जुडिशरी जो है उसका काम होता है कि उनके ऊपर नज़र रखना और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसकी जो खिलाफ वर्जी कोई ना करे, ठीक है ना। ये जुडिशरी का काम है। दोनों, चाहे वो एग्जेक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशरी लेजिस्लेचर हो, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो जुडिशरी यहाँ पर रोल में आती है और जुडिशरी उनको सज़ा देती है। और उनके जो, अगर कोई लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया होगा, जो कानून बनाया होगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगा, तो वो जो लॉ बनाया होगा उसको नल एंड वाइड करार देगी जुडिशरी। और जुडिशरी का काम होता है कोई भी बंदा अगर गलत करेगा उसको सज़ा देना, उसकी सज़ा डिफ़ाइन करना। ये कौन है? ये जुडिशरी का काम है। ये हमारे कानून, जो हमारी कोर्ट है, जो हमारी अदालतें हैं, उनका काम है ये सब, ठीक है ना। ये तीनों जो आर्गन ऑफ गवर्नमेंट हैं, ये इसीलिए हैं कि इनके जो काम हैं ये एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी ना करें, और इनको इसलिए इनको अलग अलग पावर को सेपरेट करके दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुछ मेंबर बैठे हैं, उनको ये लग रहा था, ये डर था कि अगर हम जो एग्जेक्यूटिव है, अगर इसको हम बनाते हैं, इसको हम पावर देते हैं, तो ये स्ट्रांग बन जाएगी और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगी? इग्नोर करेगी।
टू द लेजिस्लेचर, यानी एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर की तरफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लेजिस्लेचर जो होगी, एग्जेक्टिव जो होगी, ये इग्नोर हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएगी, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न लाएंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे कानून लाएंगे, कुछ ऐसा लॉ लाएंगे कि जिस लॉ से ये जो ब्रांचेस हैं, एग्जेक्टिव जो है, ये इसके जो हमारा कंट्रोल है ये हम लिमिट करा देंगे, इसका कंट्रोल लिमिट हो जाएगा, इसका कंट्रोल के ऊपर कुछ लिमिट्स रखेंगे हम, ताकि ये इस तरह इग्नोरेबल ना बने और ये रिस्पॉन्सिबल रहे लेजिस्लेचर को, और ये ज़्यादा इसकी कानून की खिलाफ वर्जी ना करे और ज़्यादा स्ट्रांग भी ना बन पाए, क्योंकि वायलेंस यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताया गया है कि हम इस चैप्टर के अंदर हम एक वर्ड का यूज़ करने वाले हैं बार बार, जिसका जो वर्ड है स्टेट। तो स्टेट का यहाँ मतलब यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट नहीं होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो हम होते हैं गवर्नमेंट सरकार, इसका मतलब सरकार नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब हमने स्टेट के गवर्नमेंट के गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हमने यूज़ किया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का काम होता है यहाँ पर लॉ इन्फोर्स कराना और लॉ बनाना और एडमिनिस्टर कराना, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेट होती है ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है, जहाँ पर जो लोग सॉवरेन लोग होते हैं वो एक डेफिनेट टेरिटरी के ऊपर रहते हैं। स्टेट का मतलब होता है, जिस तरह हम बोलते हैं नेपाली स्टेट, इंडियन स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पर ये होता है। जैसे हम बोलते हैं इंडियन स्टेट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इंडियन स्टेट जो है, जो इंडियन स्टेट है, जो सॉवरेन पीपल जो एक डेफिनेट टेरिटरी के ऊपर रहते हैं, उनको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हम यहाँ पर ले सकते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट का एक हिस्सा होती है, ठीक है। यहाँ पर बोलता है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा वो यही डिफरेंस है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल राइट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हायर क्लासेस के में पढ़ोगे फंडामेंटल राइट के बारे में डीपली, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि फंडामेंटल राइट क्या होता है एक्चुअली। देखो, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो सबसे अगर अहम बात है, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कंसेंस है, जो इसका मेन जो इनर फीलिंग है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है फंडामेंटल राइट, यानी बुनियादी हुकूक। बुनियादी हुकूक अगर ना होंगे तो एक स्टेट का मकसद ही नहीं होगा। यानी स्टेट के अंदर जिस तरह कॉलोनियल जो पीरियड था, यानी जो ब्रिटिशर यहाँ पर राज था, उन्होंने लोगों के दिमाग के अंदर एक डर खत्म पैदा कर दिया था स्टेट को लेकर, यानी स्टेट यहाँ पर एक जालिम बनी हुई थी और लोगों के लाज जो राइट जो थे वो छीनती थी। इसलिए जो नेशनलिस्ट थे वो सोचते थे, जो लोग नेशनलिस्ट थे, जो हमारे लीडर थे, वो सोचते थे कि ऐसे सेट ऑफ राइट जो हैं उनका लिखना यहाँ पर ज़रूरी है, जो स्टेट है हमारी, जो गवर्नमेंट है, ताकि उनको अपने पावर मिस यूज़ करके उन राइट को छीन ना पाए सिटीज़न से, ठीक है ना। इसलिए जो फंडामेंटल राइट हैं सिटीज़न के, वो जो एब्सोल्यूट पावर है स्टेट की, जो आर्बिट्ररी पावर है स्टेट की, उससे बचाया जा सके, ठीक है ना, इन राइट्स को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका एक फ़ीचर है हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो हैं ये हमारे आर्टिकल जो 12 है वहाँ से लेकर आर्टिकल 35 तक डिफ़ाइन किए गए हैं। और ये फंडामेंटल जो राइट हैं इनका मतलब इनमें हमें डिफरेंट राइट प्रोवाइड किए गए हैं सिटीज़न्स को, और सिटीज़न जो हैं वो ये राइट इन्जॉय करते हैं। अगर कोई भी बंदा, कोई भी स्टेट की कोई भी जो अथॉरिटी है, अगर वो इन राइट को सिटीज़न से छीनती है तो उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई की जाएगी और फिर कोर्ट उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा खड़ा करेगा और फिर उसको सज़ा देगा। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन, किसी भी बंदे के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं, वो नहीं छीन सकती, क्योंकि बुनियादी हुकूक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस यहाँ पर हम बाद में पढ़ेंगे कि कितने हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो आप याद रखोगे फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, और फंडामेंटल राइट के बारे में हमने जाना है। मोरओवर अगर हम बात करें तो बहुत सारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे थे यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे राइट इंक्लूड करे जो इन कम्युनिटीज़ को दूसरे ग्रुप से प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसने इन कम्युनिटीज़ को, इन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को कुछ राइट प्रोवाइड किए, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए, ताकि वो मेजॉरिटी से बच सकें, प्रोटेक्ट हो सकें। एज जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट हैं ये इसका ऑब्जेक्ट टू फोल्डेड ऑब्जेक्ट है, यानी फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्ट टू फोल्डेड ऑब्जेक्ट है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट का कि हर एक सिटीज़न जो है वो इस पोजीशन में हो कि वो राइट क्लेम कर सके। और दूसरा ये है कि जो भी अथॉरिटी है, जो भी कानून दान हैं, जो कानून मेकर हैं, लॉ मेकर हैं, वो
उनके ऊपर ये राइट बाइंडिंग है, और जो लॉ बनाएंगे वो उनके जहन में ये राइट रहेंगे कि कोई भी लॉ बनाते वक्त वो किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट छीन ना पाएँ, छीन नहीं सकते, ठीक है ना। अगर हम इन एडिशन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करें, यानी फंडामेंटल राइट के साथ साथ हम देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी DPSP, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, एक सेक्शन है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है कि ये एक ऐसी DPSP ऐसे प्रोविज़न है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनके तहत, जिनका मकसद है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जिन्होंने डिज़ाइन किया था ये सेक्शन, उनका मतलब मकसद ही था कि इंडिया के अंदर एक ग्रेट लेवल पर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई जाए। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि स्टेट जो है ये ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जो पॉलिसी लार्ज लेवल पर जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म लाएगी, ठीक है ना। और इंडिया जो है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसको इसकी जो पॉवर्टी है इसको कम करेगी, यानी ऐसी पॉलिसीज़ बनाकर जो पॉलिसीज़ पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करेंगी, ठीक है ना, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर हम कुछ फंडामेंटल राइट डिफाइन करते हैं। आपको पता है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, यानी देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। पहले 7 होते थे, और जो हमारा लास्ट का जो फंडामेंटल राइट था उसको फंडामेंटल राइट से निकाल कर लीगल राइट बना दिया गया। जो पहला राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था कि इक्वलिटी क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर एक पर्सन वो बराबर है कानून की नज़र में, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी क्या कास्ट है, उसका क्या सेक्स है, उसका क्या रिलीजन है, उसकी क्या रेस है, उसका क्या जेंडर है। इन चीज़ों को छोड़ना है और हमें हर एक इंसान को एक ही नज़र से देखना है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। दूसरा जो हमारे पास राइट है वो राइट टू फ्रीडम, यानी उसके पास आज़ादी है। हमारे जब आप पढ़ोगे इन राइट्स को, आई मे बी कि हमें आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे ना, तो फिर आप अपने हायर क्लासेस के अंदर इन राइट को डिटेलड से पढ़ोगे। तो छः तरह के हमारे पास जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है वो आते हैं कि एक बंदा है उसके पास 6 तरह की आज़ादी है। पहले ये आज़ादी है कि वो बोल सकता है, यानी उसको बोलने की आज़ादी है। उसके बाद जो दूसरी आज़ादी है उसको क्या करने की, एसोसिएशन बनाने की, यानी वो एसोसिएशन बना सकता है, वो ग्रुप बना सकता है। कैसे ग्रुप, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं चाहूँ कि मैं कल 5-6 लड़कों का एक ग्रुप बनाऊँ, या एक सोसाइटी के अंदर 500-600 आदमियों का एक ग्रुप बनाऊँ, हम कुछ काम करें, ठीक है ना, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बहबूद के लिए, लोगों के लिए कुछ काम करें, तो हम एक एसोसिएशन बना सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा राइट है वो है राइट टू मूव फ्रीली, यानी हमें फ्रीली चलने का हक है। फिर चौथा जो राइट है हमारे पास कि हम कंट्री के किसी पार्ट में भी रह सकते हैं, ठीक है ना, हम अपना मकान वहाँ पर ख़रीद कर या बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा राइट है, अलग नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बंदा डॉक्टर बन सकता है अगर वो चाहे, कोई भी बंदा चाहे तो वो टीचर बन सकता है, कोई भी बंदा चाहे तो वो लॉयर बन सकता है। तो ये हमारे प्रोफेशन का राइट है हमें। उसके बाद जो है वो ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, यानी एक बंदा कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये उसका राइट है, ये उसका हक है। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक्सप्लॉयटेशन होने के ख़िलाफ़ हमारा हक है, यानी हर एक पर्सन को ये हक है कि वो एक्सप्लॉयट ना हो पाए, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर ह्यूमन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, यानी जो इंसानों का बेच बचाव होता है, जो इंसानों को यहाँ से क्या कहते हैं ट्रैफिकिंग करके उनको बेचा जाता है दूसरे मुल्कों के अंदर, तो इसको प्रोहिबिट करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रोकती है, ठीक है ना। फिर फोर्स्ड लेबर जो होते हैं उनको रोकती है। फिर जो चिल्ड्रन जो 14 साल से कम है जिनकी एज, उनकी एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पर रोकी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ख़िलाफ़ है। तो उसके बाद जो हमारा राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हर एक बंदे को ये मज़हब की आज़ादी है। कोई बंदा भी किसी भी मज़हब को अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी मज़हब वो यहाँ पर उसका कोई भी बिलीफ हो सकता है, और किसी भी मज़हब को वो प्रोपगेट कर सकता है, वो फैला सकता है, उसकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, यानी एक बंदा जो है उसके पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, यानी एक बंदा अपने कल्चर के हिसाब से जी सकता है। अगर वो टोपी पहनता है तो वो पहन सकता है, अगर वो पगड़ी पहनता है तो पहन सकता है, अगर वो कृपान पहनता है तो वो लगा सकता है, ये उसका कल्चर है, ये उसका। अगर वो फेरन पहनना चाहता है तो वो फेरन पहन सकता है, उसका कल्चर है। और एजुकेशन का भी राइट है, एक बंदा जो है वो उसके पास ये तालीम हासिल करने के, इल्म हासिल करने का हक है और राइट है।
उसके बाद जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी बंदा जिसके जो ऊपर जो राइट दिए गए हैं अगर वो वायलेट होते हैं, अगर वो एग्रीवड होता है इन राइट्स को, अगर उसके राइट छीने जाते हैं तो वो बंदा इन राइट के वायलेशन पर वो कोर्ट के अंदर जाकर इन राइट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। यानी हर एक बंदे को ये हक है कि वो कोर्ट को मूव कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जाकर वो अपने फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करा सकता है जो फंडामेंटल राइट किसी भी स्टेट या किसी भी पर्सन ने उसके वायलेट किए हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट, यानी नीचे जो एक सिचुएशन दी गई है तो आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हुआ। पहला है, इफ ए 13-year-old child इज़ वर्किंग इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। अगर एक बंदा जो 13 साल का एक लड़का है वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो कारपेट्स की है उसके अंदर काम करता है, तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हुआ। तो आपको पता है जो फंडामेंटल राइट हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है वो यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद, इफ़ ए पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड टू नॉट अलाउ लेबर्स फ्राम अदर स्टेट टू वर्क इन हिज स्टेट। अगर एक जो पॉलिटिशियन है उसको इस वन स्टेट डिसाइड, अगर वो डिसाइड करता है कि दूसरी स्टेट के जो लेबर हैं उसकी स्टेट के अंदर काम नहीं कर सकते, तो ये उन लेबर्स का कौन सा राइट है, वो है जो पहला राइट था हमारा, सॉरी पहला नहीं, जो हमारा दूसरा राइट था, यानी जो फ्रीडम थे, राइट टू फ्रीडम, उनमें जो राइट टू फ्रीडम के अंदर जो एक राइट आता था हमारा कि ऑक्यूपेशन और बिजनेस का, वो हमारा यहाँ पर वायलेट हुआ। अब क्या होता है कि जो आगे जो सिचुएशन बताई है, इफ़ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिविंग परमिशन टू ओपन ए तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, यानी ये कुछ लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो तेलुगु मीडियम स्कूल केरला के अंदर ओपन करने की परमिशन नहीं देते हैं, तो यहाँ पर कल्चरल राइट जो है वो एजुकेशनल राइट, कल्चरल एजुकेशनल राइट यहाँ पर वायलेट हुआ। इफ़ ए गवर्नमेंट decide not to promote in officers to the armed forces for being a woman, तो यहाँ पर इक्वलिटी जो है ये वायलेट हुई, राइट टू इक्वलिटी जो है ये वायलेट हुई, क्योंकि यहाँ पर सेक्स की, जेंडर के बुनियाद पर यहाँ पर वायलेशन की गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो हमारा जो लास्ट का जो फीचर है वो है सिक्युलरिज्म। हम सिक्युलरिज्म के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सिक्युलरिज्म का मतलब यहाँ पर होता है कि सब जो रिलीजन हैं वो बराबर हैं, और जो स्टेट है उसका ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है, यानी ऑफिशियली जो इंडिया है उसका, जो कंट्री है, जो मुल्क है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर किसी भी रिलीजन को प्रमोट गवर्नमेंट जो है, सरकार, वो प्रमोट नहीं करेगी, और जो हमारी स्टेट है वो उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, यानी हमारी जो स्टेट है वो उसका रिलीजन कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है उसका कोई हिंदू, अगर वो ऐसा नहीं है कि स्टेट जो हमारी है वो हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रही है या इस्लामिज़्म को प्रमोट कर रही है या सिखिज़्म को प्रमोट कर रही है, नहीं। अगर वो प्रमोट करेगी तो उसको सब रिलीजन प्रमोट करने, अगर नहीं करेगी तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। अगर वो किसी भी रिलीजन को फाइनेंशियली हेल्प करती है तो सबको करना है, ठीक है ना, एक को नहीं करना है। पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है, किसी एक रिलीजन को पर्टिकुलरली हेल्प नहीं करनी है, बल्कि सबको करनी है। इसी को हम सिक्युलरिज्म कहते हैं। और सिक्युलरिज्म के बारे में आप इस जो हमारे बुक है इसके अंदर आप और पढ़ोगे बहुत सारा। तो हमने जो ये लेक्चर थे, जो हमने 3-4 जो हमने लेक्चर बनाए इस चैप्टर के ऊपर, उनमें हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका क्यों ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए अडॉप्ट क्यों की गई, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बहुत ही जो एक क्रिशियल जो रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करती है, जो इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट हैं, वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन एडहर करती है। और किस तरह हमने यहाँ पर देखा कि जो फुटबॉल गेम थे वो जिस तरह रूल्स के बगैर एक गेम नहीं होती है, इस तरह एक कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ना हो तो वो कंट्री नहीं रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या अनरिटन फॉर्म में हो। आप ये मत सोचो कि आपने ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो फीचर पढ़े बहुत कम इन्फॉर्मेशन पढ़ी, नहीं, बल्कि अपनी इस पूरी जो बुक है इसके अंदर आप सिर्फ यही पढ़ने वाले हो, इन्हीं के बारे में आप देखोगे पूरा, और आप इन्हीं को समझने की यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम किसी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में कि एक फ़ोटो है, एक पिक्चर है। 1 मिनट प्लीज़।
सो यस, तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह ये जो पिक्चर है इनके अंदर जो हमारी फाइनल जब जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो जब ड्राफ्ट की गई, तो फाइनली जो हमारे लीडर थे वो उसको साइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो पटेल हैं, जो हमारे पटेल जी हैं, वो यहाँ पर साइन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो किस तरह यहाँ पर ड्राफ्ट को साइन कर रहे हैं। और जो हमारी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन 24 जनवरी 1950 को जब ये बनकर तैयार हुई फाइनल सेशन के अंदर, तो किस तरह ये लोग इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ पर साइन कर रहे हैं। तो ये लेक्चर थे हमारे इसके ऊपर। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज करने वाले हैं, और इसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन हैं लगभग 5-6 क्वेश्चन हमारे हैं, तो इनको हम अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इन क्वेश्चन के अंदर जितनी भी हमारी क्यूरीज होंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।